क्योंकि उस विशाल सागर के बिना बस गर्म धूप और समुद्री हवा ही बची थी। एनेल को थोड़ा अफसोस हुआ। अगर उसे पता होता कि नीले समुद्र में इतना मनमोहक नजारा है तो वह उसे देखने पहले ही आ जाता। कैप्टन, जब हम समुद्र तल पर पहुंच जाए तो क्या हमें जेट डायल्स का काम बंद कर देना चाहिए? डोरोनी दौड़कर इयान के पास गई और पूछा। ईशान ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, बस करो। थोड़ी ऊर्जा बचाना हमेशा अच्छा होता है। डोरोनी दौड़कर केबिन में वापस गया और कुछ खेलने लगा। जल्द ही शोरगुल वाला जेट डायल शांत हो गया और आर्क मैक्सिम अपनी उछाल खोकर तुरंत समुद्र की सतह की ओर गिर गया। ईशान और बाकी लोग आसपास की किसी भी स्थिर चीज को पकड़कर खुद को संभाले रहे। जल्द ही उन्हें एक जबरदस्त झटका महसूस हुआ क्योंकि जहाज से पानी की तेज फुहारें चारों तरफ उछलने लगीं। आर्क मैक्सिम समुद्र की सतह से कई दर्जन मीटर की ऊंचाई से गिरा था, इसलिए प्रभाव बहुत मजबूत नहीं था और जहाज इसे झेल सका। हम कहाँ पहुंच गए हैं? ईशान ने पूछा। ऋतु ने अपनी कलाई उठाई और अपने लॉग पोज को देखा, लेकिन सिर हिलाते हुए बोली, मुझे यकीन नहीं है। हालांकि लॉग पोज से पता चलता है कि आसपास कोई द्वीप है। तो फिर चलो उस दिशा में चलें जिस ओर लॉग पोज इशारा कर रहा है, ईशान ने सुझाव दिया। वे सब महेश की मदद के लिए दौड़ पड़े और साथ मिलकर आर्क के पाल खोल दिए। हालांकि उन्हें अनुकूल हवाएं नहीं मिल रही थीं, जिससे जहाज की गति अपेक्षाकृत धीमी हो गई थी, लेकिन इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। जहाज समुद्र की सतह पर धीरे धीरे तैर रहा था। ऋतु और रीजू ने जहाज की सामग्री से 2 आराम कुर्सियां बनाईं और डेक पर लंबे समय से प्रतीक्षित धूप सेंकने का आनंद लिया। एनेल सुनहरे केबिन के ऊपर बैठा चुपचाप ईशान को डेक पर तलवारबाजी का अभ्यास करते देख रहा था। नीले सागर में उतरने के बाद एनेल का अब भागने का कोई इरादा नहीं था। वह नीले सागर से पूरी तरह अनजान था, इसलिए वह केवल ईशान का पीछा कर सकता था और उसकी व्यवस्था का पालन कर सकता था। क्या आप हमारे साथ खाना खाने आएंगे? ईशान ने देखा कि महेश ने खाना बना रखा है और एनेल को हाथ हिलाकर इशारा किया। महेश खाना बनाने में माहिर था और ये व्यंजन कोनिस और उसके परिवार के जाने पर दिए गए विदाई उपहार थे। ये सभी स्काई आइलैंड के व्यंजन थे और महेश ने उन्हें फिर से बनाने में कामयाबी हासिल की थी और उनका स्वाद भी बहुत अच्छा था। खाना खाते हुए ईशान रीजू और ऋतु से बातें कर रहा था। एनेल पहले तो चुप था, लेकिन अचानक बोल पड़ा, क्या तुम्हारे समुद्री लुटेरों का दल बस इतने ही लोग हैं? नहीं, ईशान ने सिर हिलाया और कहा, अधिकांश क्रू इस समय न्यू वर्ल्ड में है। नई दुनिया? हम? ठीक है। एनेल को स्वाभाविक रूप से इस शब्द का मतलब समझ नहीं आया, लेकिन उसने ऋतु और डोरोनी की ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या तुम्हारे दल के लोग भी उनके जैसे ही शक्तिशाली हैं? तुम क्या कहना चाह रहे हो? ईशान ने उससे पूछा। अगर आपके दल के सभी लोग ताकत में लगभग एक जैसे हैं, तो आपको मुझे उपकप्तान बना देना चाहिए। एनेल ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। ईशान के साथ शर्तों पर सहमत होने के बाद एनेल ने अपने समुद्री डाकू दल के साथ रहने का फैसला किया था। हालांकि उसकी अहंकारी मानसिकता अभी भी कम नहीं हुई थी। उसका मानना था कि भले ही वह ईशान को न हरा पाए, लेकिन उसे दूसरों को हराने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसलिए अचानक उसके मन में ड्रैगन हंटर पायरेट्स का उपकप्तान बनने का विचार आया। उसकी बातें सुनकर डोरोनी, महेश, ऋतु और रीजू ने एक दूसरे को देखा और एक साथ हंस पड़े। क्या मजाक है? एनेल ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा। उपकप्तान का पद ले लिया गया है, ईशान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो आप उस बारे में भूल जाइए,
लेकिन हम आपको हेड सेलर का पद दे सकते हैं। आमतौर पर समुद्री लुटेरों के दल में मुख्य नाविक एक उच्च पदस्थ योद्धा होता है, जो अक्सर दल के सदस्यों को युद्ध में नेतृत्व करने के लिए जिम्मेदार होता है। ईशान को लगा कि यह पद एनेल के युद्ध कौशल के लिए उपयुक्त है। लेकिन एनेल कौन था? वह स्काइपिया का शासक था, एक स्वयंभू देवता। वह हमेशा से ही बड़ा सरदार रहा था और अब अनिच्छा से वास्तविकता को स्वीकार करने और दूसरे नंबर का कमांडर बनने की इच्छा के बाद ईशान ने उससे कहा कि वह दूसरे नंबर का कमांडर भी नहीं हो सकता, केवल तीसरा या चौथा ही हो सकता है। एनेल यह कैसे स्वीकार कर सकता था? अगर मैं तुम्हारे उपकप्तान को हरा सकता हूं, तो क्या इसका मतलब यह है कि मैं यह पद पा सकता हूं? एनेल ने असंतुष्ट होकर ईशान से पूछा। यह सुनकर ईशान और अन्य लोग और भी जोर से हंसने लगे। मेरी सलाह है कि तुम ऐसे ख्याल मन में न लाओ। ईशान ने उसका कंधा थपथपाया। तुम्हारे लिए अंकल राघव चौहान को हराना नामुमकिन है। ईशान को उपकप्तान राघव चौहान को हराने की एनेल की क्षमता पर जरा भी भरोसा नहीं था। हालांकि एनेल के पास प्राकृतिक तत्वों की शक्तियां थीं, राघव चौहान आर्मामेंट हकी का इस्तेमाल कर सकता था और एनेल का अभिमानी केनबुनशोकु हकी, जिसे मंत्र कहा जाता है, भी फुजितोरा के सामने टिक नहीं सकता था। एनेल का केनबुनशोकु हाकी पूरे स्काइपिया को कवर कर सकता था, लेकिन अंकल फुजितोरा का ऑब्जर्वेशन हाकी वायुमंडल से भी आगे तक पहुंच सकता था। एक नजर में ही साफ हो जाता था कि कौन ज्यादा ताकतवर है और कौन कमजोर। शायद गति ही एनेल की एकमात्र खूबी थी, लेकिन ईशान का मानना था कि राघव चौहान के पास उससे निपटने का कोई रास्ता होगा। खैर, गोरो गोरो नो मी रंबल रंबल फल वास्तव में एक शक्तिशाली लोगिया प्रकार शैतान फल था, लेकिन ब्लूसी स्काइपिया से काफी भिन्न था। यह कहा जा सकता है कि ब्लूसी में आने के बाद एनेल की अंतिम उपलब्धि सीमित होगी यदि उसने आर्मामेंट हकी नहीं सीखा। इस दुनिया में अजयता नाम की कोई चीज नहीं थी। यहां तक कि ईशान भी अपने कार्ड सिस्टम पर भरोसा करके अजयता हासिल नहीं कर सकता था, एनेल की तो बात ही छोड़िए। हालांकि एनेल को इयान की खोखली बातों पर यकीन नहीं हुआ क्योंकि उसने राघव चौहान को कभी देखा ही नहीं था। स्वाभाविक रूप से उसने सोचा कि ईशान शेखी बघार रहा है, इसलिए वह खुद को रोक नहीं पाया और बोला, ठीक है। जब मैं तुम्हारे उपकप्तान से मिलूंगा तो मैं उसे चुनौती दूंगा। अगर मैं उसे हरा पाया तो तुम मुझे उपकप्तान का पद देने का वादा करो। अगर तुम उसे हरा सको तो इस बारे में बात करना। ईशान ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाते हुए कहा। जहां तक ऋतु और रीजू का सवाल है, उन्होंने वास्तव में एनेल्स की शक्ति नहीं देखी थी, इसलिए उन्हें भी इयान की बातें उचित लगीं। यह देखकर एनेल ने और कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर ही अंदर वह अपनी ताकत दिखाने के लिए उत्सुक था। शायद उनके विचारों का असर हुआ, क्योंकि आधे दिन की नौकायन के बाद ईशान और उसके दल को समुद्र में एक बड़े समुद्री डाकू बेड़े का सामना करना पड़ा। यह 5 समुद्री डाकुओं के जहाजों का एक बेड़ा था, जो ग्रैंड लाइन का अनुसरण करते हुए नई दुनिया की ओर जाने का इरादा रखते थे। शुरू में ईशान ने उन पर ध्यान देने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन उसने एक महत्वपूर्ण बात को नजरअंदाज कर दिया था। आर्क मैक्सिम का केबिन पूरी तरह से सोने से बना था और जब वह सूरज की रोशनी में चलता तो जगमगा उठता और दमकता। विरोधी समुद्री डाकू बेड़ा इतनी दूर था कि उसकी चकाचौंध भरी आंखों ने उसे अंधा कर दिया। जब उन्होंने आखिरकार अपनी दूरबीनों से देखा कि क्या हो रहा है, तो समुद्री डाकू दल में उत्साह भर गया और वे नए जोश के साथ इयान के जहाज की ओर दौड़ पड़े। ये लोग क्या चाहते हैं? ईशान ने दुश्मन की तरफ देखा, जो अब तोपें लेकर उन पर गोलियां बरसा रहा था। उसे थोड़ी झुंझलाहट हुई। ऋतु खिलखिलाकर बोली, अच्छा,
हमारा झंडा न उठाना तुम्हारी गलती है। उन्हें क्या पता कि इस जहाज पर सवार लोग ऐसे नहीं हैं जिनसे खिलवाड़ किया जा सके। रीजू डेक पर खड़ी हो गई, अपनी पतली टांग उठाकर एक घूमती हुई किक मारी, जिससे एक तोप का गोला उड़ गया। उसने कहा, यह सुनहरा केबिन तो बहुत ही ज्यादा ध्यान खींचने वाला है। दरअसल चूंकि उन्होंने आर्क मैक्सिम पर स्विच कर लिया था, इसलिए ईशान ने अपने ड्रैगन हंटर्स पायरेट क्रू का जॉली रवि झंडा नहीं फहराया था, वरना यह समुद्री डाकू बेड़ा शायद दूसरी दिशा में चला जाता। ईशान ने इस पहलू पर विचार नहीं किया था, और ऐसा लग रहा है कि अगर उन्होंने जल्द ही कोई झंडा नहीं बनाया तो उनका सामना और भी समुद्री लुटेरों से होगा जो प्रकाश की ओर आकर्षित मक्खियों की तरह उनकी ओर झुंड में आ जाएंगे। सौभाग्य से इस बार उनके साथ एक पेशेवर लड़ाकू विमान था, इसलिए ईशान को कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। मैं इसे तुम पर छोड़ता हूं, ईशान ने एनेल से कहा, यह तुम्हारा पहला काम है। लेकिन एक को जिंदा छोड़ दो ताकि हम पूछ सकें कि हम किस रास्ते पर हैं। एनेल ने बिना कुछ कहे ठंडी सांस ली। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और दूर आसमान की ओर वार किया। उसका पूरा हाथ बिजली के गोले में बदल गया और सीधे समुद्री लुटेरों के एक जहाज के ऊपर गिरा। फिर उसने अपनी भुजा को जोर से नीचे की ओर झुकाया और गरजा, हे ईश्वर का न्याय। धमाका! एक जबरदस्त बिजली की गड़गड़ाहट गूंजी, जैसे आसमान से बिजली का एक गोला गिरा और समुद्री लुटेरों के जहाज पर आकर गिरा और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। ऋतु और बाकी लोग यह दृश्य देखकर दंग रह गए। अब जाकर उन्हें समझ आया कि एनेल कितना शक्तिशाली था, जिसे ईशान ने पकड़ लिया था। क्या ईशान के अलावा कोई भी ऐसे व्यक्ति को वश में कर सकता था? क्रोधित एनेल का सामना करने के बाद यह समुद्री डाकू दल बहुत बुरी स्थिति में पहुंच गया। 5 समुद्री डाकू जहाजों के बेड़े तक पहुंचने और यहां तक पहुंचने के बाद इस समुद्री डाकू दल में वास्तव में एक प्रसिद्ध समुद्री डाकू दल बनने की क्षमता थी। अगर उनका कप्तान अपना इनाम थोड़ा और बढ़ा पाता तो शायद सबाउडी द्वीपसमूह पहुंचने पर उन्हें सुपरनोवा या कुछ ऐसा ही दर्जा मिल जाता। हालांकि उनका लालच उन्हें भटका गया। उनका सामना किसी मोटे मेन्ने से नहीं बल्कि एक घातक धूमकेतु से हुआ। ईश्वरीय दंड, ईश्वरीय दंड। एनेल पागलों की तरह हंस रहा था, लगातार उन पर तेज बिजली गिरा रहा था। एक के बाद एक समुद्री डाकू जहाज तुरंत टुकड़े टुकड़े हो गए और उन पर सवार समुद्री डाकू दर्द से चीखने लगे। बिजली गिरने से वे पहले ही लकवाग्रस्त हो चुके थे और अपने टूटे हुए जहाजों के साथ समुद्र में गिर पड़े। रीजू और ऋतु को आखिरकार समझ आ गया कि ईशान स्काइपियंस की अवमानना का जोखिम उठाकर एनेल को वापस लाने के लिए क्यों तैयार था। लोगिया डेविल फ्रूट के ऐसे दुर्जेय उपयोगकर्ता ने ड्रैगन हंटर्स पायरेट्स की ताकत को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया था। ईशान, राघव चौहान और अब एनेल ड्रैगन हंटर्स पायरेट्स के 3 दिग्गजों ने अपना शक्ति आधार बनाया था। जब रीजू को यह एहसास हुआ तो वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकी। हालांकि नई दुनिया में ड्रैगन हंटर्स पायरेट्स का प्रभाव अभी भी सीमित था और उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा नहीं थी, फिर भी वे धीरे धीरे 4 सम्राटों में से एक के स्तर की ओर बढ़ रहे थे। यदि वे इसी तरह विकास करते रहे तो शायद एक दिन जब ईशान ने शिचिबुकाई के रूप में अपनी पहचान त्याग दी तो वह एक नया योनको बन सकता है। पापा, आपका शुरुआती फैसला एक गलती थी। रीजू ने अपने पापा जज के बारे में सोचा और मन ही मन प्रार्थना की, काश आप बिग मॉम्स पायरेट क्रू के साथ मिलकर ईशान से बदला नहीं लेंगे, वरना। रीजू ने इयान के समुद्री डाकू दल में बने रहने का एक कारण विंसमोक परिवार के कठोर और निर्दयी स्वभाव से मुक्त होना था। संजय को फिर से अब स्ट्रॉ हैट पायरेट्स में खुश देखकर वह बहुत भावुक हो गई।
स्वाभाविक रूप से विंसमोक के बारे में उसकी धारणा अच्छी नहीं थी, लेकिन जब भी वह अपनी दिवंगत माँ की कोमल मुस्कान के बारे में सोचती, रीजू के लिए खुद को पूरी तरह से भूल पाना मुश्किल हो जाता। इसलिए उसने अपने लिए एक कारण ढूंढ लिया, ईशान को अपना साथी मानते हुए, जिससे उसे परिवार छोड़कर ड्रैगन हंटर्स पायरेट्स में शामिल होना ही उचित लगा। यह भावना सूक्ष्म और विरोधाभासी थी, और ईशान इससे अच्छी तरह वाकिफ था, लेकिन उसने इस ओर इशारा नहीं किया। रीजू का समुद्री डाकू दल में बने रहने की इच्छा उसके लिए अच्छी बात थी। जैसे ही रीजू अपने विचारों में खोई हुई थी, उसने अचानक देखा कि ईशान ने एक उड़ती हुई किक मारी, जिससे हंसता हुआ एनेल लुढ़कते लौकी की तरह डेक पर लुढ़क गया। क्या बकवास है? क्या तुमने सुना नहीं कि मैंने अभी क्या कहा? ईशान ने गुस्से में एनेल को डांटा। मैंने तुमसे कहा था कि कुछ को छोड़ दो, पर तुमने मेरी बात अनसुनी कर दी। रीजू ने ऊपर देखा कि समुद्र में मौजूद सभी 5 समुद्री डाकू जहाजों को अकेले एनेल ने ही मार गिराया था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ईशान अपना आपा खो बैठा। एनेल के चेहरे पर उदासी छा गई। सच कहूं तो अभी अभी वह बहुत आगे निकल गया था, इयान के आदेश भूल गया था। हालांकि जब उसने इयान की निगाहें देखीं तो वह गुस्सा नहीं कर सका। अधिक सटीक रूप से कहें तो उसने गुस्सा होने का साहस नहीं किया। वो समुद्री डाकू चले गए, बस। एनेल उठते हुए बुदबुदाया। जब तक जहाज समुद्र में तैरता रहेगा, तब तक और भी समुद्री डाकू रहेंगे। तुम्हारी हिम्मत है पलटकर बात करने की, है ना? ईशान ने अपनी मुट्ठी भींच ली और आगे बढ़कर उस आदमी को सबक सिखाने के लिए तैयार हो गया। सौभाग्य से इसी समय रीजू ने हस्तक्षेप किया और कहा, ठीक है, यह एनेल की ओर से बस एक दुर्घटना थी। जैसा उसने कहा, आगे भी अवसर मिलेंगे। ईशान ने एनेल को घूरा, लेकिन आगे कुछ भी करने से परहेज किया। दरअसल उसने एनेल को कुछ समुद्री लुटेरों को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया था ताकि उनसे पूछ सके कि क्या उन्हें अगले द्वीप का नाम पता है। क्योंकि जब वे आर्क पर सवार होकर स्काइपिया से निकले थे, तो उन्होंने स्ट्रॉ हैट पायरेट्स वाला रास्ता नहीं अपनाया था। ईशान को चिंता थी कि इससे उनके रास्ते में बदलाव आ सकता है। ग्रैंड लाइन पर स्थित द्वीप कई समुद्री मार्गों द्वारा आपस में जुड़े हुए थे। हालांकि सबाउडी द्वीप समूह के पास पहुंचने पर कुछ मार्ग आपस में मिल सकते थे, और कोई भी इस बात की गारंटी नहीं दे सकता था कि इन द्वीपों पर 1 या 2 साल तक चुंबकीय आवेश नहीं रहेगा, जो एक बड़ी असुविधा होगी। इसलिए ईशान अपने आदेशों का पालन न करने के कारण एनेल से क्रोधित था। सौभाग्य से आर्क आगे बढ़ता रहा और अगले दिन उनका सामना एक और समुद्री डाकू दल से हुआ। इस बार एनेल ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की और एक जहाज को सुरक्षित छोड़ दिया। रीजू ने उड़ान भरी और उनसे पूछताछ करने के बाद भयभीत कर्णधार को दुश्मन के जहाज से वापस ले आया। इयान को आश्चर्य हुआ जब उसने उनसे उनके रास्ते के बारे में पूछा, तो उसे पता चला कि वे वास्तव में अपने इच्छित मार्ग से भटक गए थे। मूल रूप से स्ट्रॉ हैट पायरेट्स के रास्ते पर अगला द्वीप लॉन्ग रिंग लॉन्ग लैंड होगा और उसके बाद वाला जल की राजधानी होगा। लेकिन आगे की जांच पड़ताल करने पर ईशान को पता चला कि उनके आगे अगला द्वीप कोई और नहीं बल्कि सेंट पॉपुलर द्वीप था। तकनीकी रूप से सेंट पॉपुलर द्वीप जल की राजधानी वाटर 7 से जुड़ा एक औद्योगिक द्वीप था। वाटर 7 अपने जहाज निर्माण उद्योग के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध था, जिसके लिए लकड़ी और इस्पात जैसे कच्चे माल की आवश्यकता होती थी। समुद्री ट्रेन के संचालन के समय से ही सेंट पॉपुलर द्वीप वाटर 7 तक पहुंचाई जाने वाली उच्च गुणवत्ता वाली लकड़ी का प्राथमिक स्रोत था, जिससे उनका आदान प्रदान और भी सुविधाजनक हो गया। पतवार चलाने वाले को जहाज पर वापस भेजने के बाद ईशान ने भौहें चढ़ाकर विचार करना शुरू कर दिया।
स्पष्टतः यदि वह इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो वह आसानी से जल 7 तक पहुंच सकता था, लेकिन उसका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। ईशान का जोरो और बाकियों के साहसिक कार्य में दखल देने का कोई इरादा नहीं था, और उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह थी कि उसे पता था कि CP9 के सदस्य, जिनमें रॉब लूसी भी शामिल है, वाटर 7 में मौजूद थे। हालांकि ऋतु अब स्ट्रॉ हैट पायरेट्स की नहीं बल्कि उसके अपने दल का हिस्सा थी, फिर भी इयान की मौजूदा ताकत शायद रॉब लूसी के साथ खिलवाड़ करने के लिए काफी थी। फिर भी वह उस झंझट में नहीं पड़ना चाहता था। चूंकि यह एक नाजुक समय था, इसलिए ईशान को बातचीत के जरिए मरीन और विश्व सरकार से पैसिफिस्टा की तकनीक हासिल करनी थी। शुरुआत में यह असंभव लग रहा था क्योंकि पैसिफिस्टा मरीन के सबसे जरूरी हथियार थे और उन्हें बाहरी लोगों के हाथों में नहीं पड़ना चाहिए था। जब ईशान ने इस सौदे का प्रस्ताव रखा तो उसे थोड़ा भी भरोसा नहीं था और वह बस इसे आजमाना चाहता था। हालांकि इस प्रक्रिया में कुछ अप्रत्याशित हुआ होगा, जिसके कारण मरीन और विश्व सरकार दोनों ही आश्चर्यजनक रूप से इस अदलाबदली के लिए सहमत हो गए, वेगापंक्स के हस्तक्षेप के कारण। हालांकि ईशान को इसकी जानकारी नहीं थी। इससे ईशान को अचानक धन प्राप्ति का एहसास हुआ। ईशान ने अनुमान लगाया कि उसकी शिचिबुकाई हैसियत और उसके क्षेत्र ट्रावोल्टा द्वीप पर थंडरस्टोन की उपलब्धता ने इसमें भूमिका निभाई होगी। इन दोनों कारकों के कारण नौसेना की उसके प्रति सतर्कता कमजोर हो गई होगी, जिसके परिणामस्वरूप अंततः वे अनिच्छा से सहमत हुए। परिस्थितियों को देखते हुए ईशान को स्वाभाविक रूप से इस अवसर का लाभ उठाना ही था, जबकि नौसेना और विश्व सरकार के साथ उसके संबंध अभी भी अपने शुरुआती दौर में थे। वह ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में बिना किसी अनावश्यक जटिलता के व्यापार को पूरा करने के लिए दृढ़ था। यही एक वजह थी कि उन्होंने ललित और क्रू के साथ यात्रा पर जाने से मना कर दिया। उन्हें डर था कि वाटर 7 में ऋतु से जुड़ी कोई भी अनावश्यक घटना उनके और नौसेना व विश्व सरकार के बीच दरार पैदा कर सकती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ईशान ने मार्ग परिवर्तन को एक वरदान माना। अगर सेंट पॉपुलर आगे होता तो उन्हें लॉग पोज के चुंबकीय भंडारण की चिंता करने की जरूरत नहीं होती। समुद्री ट्रेन पर निर्भर होकर ईशान और चालक दल न्यायिक द्वीप एनिस लॉबी तक नियमित मार्ग से कहीं ज्यादा तेजी से पहुंच सकते थे। इसके अतिरिक्त यह भी संभावना थी कि वे मरीन मुख्यालय मरीन फोर्ड में और भी पहले पहुंच सकते थे। हालांकि रॉबिन की एक चिंता थी। एनी की लॉबी हो या मरीन फोर्ड, रॉबिन की पहचान उजागर नहीं होनी चाहिए, वरना बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती थी। ईशान को यकीन नहीं था कि उसका शिचिबुकाई होना उसकी रक्षा कर पाएगा या नहीं। अगर विश्व सरकार ऋतु को पकड़ने पर अड़ी हुई थी तो शायद वे उसके शिचिबुकाई होने पर विचार ही न करें। इसके अलावा एडमिरल आओकिजी पहले ही ऋतु से मिल चुके थे और जानते थे कि वह उनके समुद्री डाकू दल का हिस्सा है, लेकिन ईशान को इस बात की जानकारी नहीं थी कि आओकिजी ने नौसेना या विश्व सरकार की खुफिया एजेंसियों को इसके बारे में सूचित किया था या नहीं। शायद सुरक्षा की दृष्टि से वे बाद में 2 समूहों में विभाजित होने पर विचार कर सकते हैं, जिससे रीजू और ऋतु पहले नई दुनिया में लौट सकें, जबकि राघव चौहान उनसे मिलने आ सके। ईशान अपनी सेनाओं को विभाजित करने पर विचार करे या न करे, उन्हें पहले सेंट पॉपुलर पहुंचना ही था। ऐसा करके ही वे एक नया जहाज हासिल कर सकते थे। सेंट पॉपुलर पैराडाइज में एक द्वीपीय शहर है जो समुद्री ट्रेन के जरिए वाटर 7 और एनीज लॉबी से जुड़ा है। इसलिए उन्होंने एक बार फिर से यात्रा शुरू की, लेकिन इस बार ईशान ने ऋतु से ड्रैगन हंटर्स समुद्री डाकू दल के लिए एक झंडा सिलने को कहा और उसे आर्क के मस्तूल पर फहराया। और कोई रास्ता नहीं था। चूंकि उन्हें द्वीपों पर रुकना था, इसलिए ईशान को दूसरे समुद्री लुटेरों को रोकने के लिए यही तरीका अपनाना पड़ा। वरना जब सोने से बना जहाज आर्क
सेंट पॉपुलर पर उतरता तो अनगिनत समुद्री लुटेरे बेरहमी से उन पर टूट पड़ते। अगर वे झंडा नहीं फहराते तो उन समुद्री लुटेरों से अकेले निपटना ईशान के लिए सिरदर्द बन जाता। इसके अलावा ईशान का अनुमान था कि झंडा फहराना भी शायद ज्यादा कारगर न हो। हालांकि 7 सरदारों की पहचान कुछ समुद्री लुटेरों को रोक सकती थी, लेकिन साथ ही शोहरत की चाहत में पागल कई समुद्री लुटेरे उसे चुनौती देने आएंगे। यह कोई नई बात नहीं थी। मगरमच्छ ने कहा था कि उसे पता नहीं कि उसने ऐसे कितने समुद्री लुटेरों को हराया है। अपनी क्षमताओं को अधिक आंकने वाले दुनिया में हर जगह ऐसे लोग थे। समुद्र में 2 दिन की यात्रा के बाद अंततः उन्हें दूरी पर सेंट पॉपुलर द्वीप दिखाई दिया। दूर से देखने पर यह द्वीप पूरी तरह से जंगलों से ढका हुआ दिखाई देता था, मानो इसे हरे आवरण ने घेर रखा हो। जैसे जैसे वे करीब पहुंचे, ईशान को एहसास हुआ कि यह द्वीप ऊंचे और विशाल पेड़ों से भरा हुआ है, और कौन जाने कब से ये पेड़ उग रहे हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि यह जगह लकड़ी का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। यहाँ के वन संसाधन अविश्वसनीय रूप से प्रचुर थे। बंदरगाह के पास की दिशा में पेड़ अपेक्षाकृत छोटे थे। द्वीप में जितना अंदर गए, पेड़ उतने ही बड़े होते गए। द्वीप पर उतरने के बाद ईशान ने पाया कि बंदरगाह के अलावा वहां कोई आधुनिक शहर नहीं था। यहाँ के लोग पेड़ों पर बने घरों में रहते थे, किसी खास शहरी क्षेत्र का विकास नहीं करते थे, बल्कि जंगल में जहाँ भी खाली जगह होती थी वहाँ घर बनाकर उन्हें कस्बों की तरह इस्तेमाल करते थे। पूरे द्वीप के निवासी पीढ़ियों से लकड़हारे रहे हैं। अनुमति मिलने के बाद वे बड़े पेड़ों को काटकर उन्हें लकड़ी में बदल देते थे और परिवहन के लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन एक पेड़ काटने के बाद वे उसी जगह और पौधे लगाते थे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इस तरह की वनों की कटाई से द्वीप के संसाधनों को नुकसान न पहुंचे। शायद इसलिए कि उन्होंने लकड़ी से बने कई जहाज देखे थे। जब इयान्स आर्क किनारे के पास पहुंचा तो पूरा द्वीप दंग रह गया। न सिर्फ उन्होंने पहली बार धातु से बना जहाज देखा था, बल्कि उससे भी ज्यादा खास बात यह थी कि इस जहाज में सोने की धातु थी। यद्यपि उन्होंने जहाज पर लटके झंडे को पहचान लिया था और यह भी जानते थे कि 7 सरदारों में से एक उनके द्वीप पर आ चुका है, फिर भी वे जहाज के चारों ओर इकट्ठा हो गए और आश्चर्य से इशारा करते हुए चिल्लाने लगे, देखो कितनी चींटियां हैं। एनेल अपना सिर झुकाए अपनी सुनहरी छड़ी पर टिका, डेक पर खड़ा नीचे खड़े लोगों को देख रहा था और कुछ कह रहा था। ईशान ने यह भी देखा कि भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी थे जो समुद्री लुटेरों जैसे लग रहे थे। उनकी आंखें लालच से भरी हुई थीं। वे दर्शकों के साथ घुल मिल गए, आपस में फुसफुसा रहे थे, बेशक कोई योजना बना रहे थे। कोई आश्चर्य नहीं कि एनेल ने ऐसी टिप्पणी की। एनेल, तुम जहाज पर ही रहो। नीचे समुद्री लुटेरों को देखते ही इयान की निगाहें ठंडी पड़ गईं। फिर उसने एनेल से कहा, अगर कोई मूर्ख चींटी ऊपर चढ़ने की हिम्मत करे तो बिना किसी हिचकिचाहट के उसे कुचल दो। चिंता मत करो, मुझ पर छोड़ दो। एनेल का चेहरा उत्साह से चमक उठा। चटकने की आवाज के साथ उसने अपनी मुट्ठी भींची और बिजली का एक गोला फोड़ दिया, जिससे किसी भी संभावित मुसीबत के लिए अपनी तैयारी की पुष्टि हुई। रीजू, ऋतु, ये पहन लो। ईशान ने उन दोनों को एक एक जोड़ी धूप का चश्मा दिया जो उसे उन समुद्री लुटेरों के जहाजों पर मिला था जिन्हें एनेल ने पहले गिरा दिया था। धूप का चश्मा पहनने के बाद वह उन दोनों को जहाज से नीचे ले गया। जैसे ही ईशान और अन्य लोग नाव से उतरे, वहां मौजूद दर्शकों ने तुरंत उनके लिए रास्ता बना दिया। यह वास्तव में ब्लैक ड्रैगन ईशान है। सेंट पॉपुलर में ऐसी प्रतिष्ठित हस्ती को क्या लाया गया? लोग एक दूसरे को शक भरी निगाहों से देखते रहे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उनका रास्ता रोके।
वे जिधर भी चलते भीड़ तितर बितर हो जाती। जैसे ही उन्होंने सेंट पॉपुलर द्वीप पर कदम रखा, उनके आगमन की खबर तेजी से दूर दूर तक फैल गई। ईशान समुद्री ट्रेनों के समय और मार्ग के बारे में पूछताछ करना चाहता था, लेकिन सेंट पॉपुलर पर उसकी विशिष्ट उपस्थिति के कारण उनकी उपस्थिति की खबर पूरे द्वीप में फैल चुकी थी। मरीनफोर्ड स्थित मरीन मुख्यालय में एक संचार अधिकारी हामफता हुआ फ्लीट एडमिरल सेनगोकू के कार्यालय की ओर दौड़ा। दरवाजे पर पहुंचकर उसने खुद को संभाला और खटखटाया। अंदर से सेनगोकू की आवाज आई, अंदर आइए। संचार अधिकारी ने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर दाखिल हुआ। अंदर आते ही वह तुरंत सावधान मुद्रा में खड़ा हो गया और सेनगोकू को सलामी दी और फिर रिपोर्ट दी। एडमिरल सेनगोकू को रिपोर्ट कर रहा हूं। हमें अभी अभी ताज़ा जानकारी मिली है कि 7 सरदारों में से एक ब्लैक ड्रैगन ईशान सेंट पॉपुलर द्वीप पर प्रकट हुआ है। हम सेनगोकू एक पल के लिए अचंभित रह गया। वह दस्तावेज देख रहा था और हैरानी से सिर उठाकर पूछा, वह वहां कैसे पहुंच गया? पता नहीं। संचार अधिकारी कुछ शर्मिंदा सा लग रहा था। वह अचानक एक हफ्ते से ज्यादा समय के लिए गायब हो गया और हमें पता ही नहीं चला कि वह उस रास्ते पर कैसे पहुंच गया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि मरीन ईशान पर नजर रख रहे थे। ड्रेसरोसा की घटना के बाद से, जहां उसने डोफ्लेमिंगो से झगड़ा किया था और उसे भागने पर मजबूर कर दिया था, सेनगोकू ने इयान की गतिविधियों पर नजर रखने का फैसला किया था। शुरुआत में मरीन्स ने अपनी सीमित जनशक्ति के कारण केवल योंकों पर नजर रखने पर ध्यान केंद्रित किया। 7 सरदार विश्व सरकार के साथ जुड़े होने के कारण और पूर्व डोफ्लेमिंगो या भावना हैनकॉक की तरह ज्यादातर अपने ही इलाकों में रहने के कारण दुष्ट बनने के संभावित खतरे के रूप में नहीं देखे गए। लेकिन ईशान एक अपवाद था। जब ईशान ने ट्रावोल्टा के इलाके पर कब्जा किया तो मरीन्स को लगा कि वह अपने इलाके के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करेगा। लेकिन उसने अपना इलाका छोड़कर पूरी दुनिया में घूमकर उन्हें चौंका दिया। शिचिबुकाई का घूमना फिरना आम बात थी, जैसे मिहॉक जो एकांत पसंद करता था, लेकिन इयान का घूमना फिरना अलग था। वह ड्रेसरोसा गए, डोफ्लेमिंगो के कार्यों को उजागर किया और मरीन और विश्व सरकार को डोफ्लेमिंगो से उसकी शिचिबुकाई उपाधि छीनने के लिए मजबूर किया। उसके बाद ईशान ने एक पल भी चैन नहीं लिया। वो अचानक आरव के पीछे अरबास्ता चला गया। आधिकारिक तौर पर वे ब्लैकबियर्ड टीच को पकड़ने के लिए वहां गए थे, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि उनके पहुंचने के कुछ ही देर बाद क्रोकोडाइल को भी मार गिराया गया। हालांकि ऐसा लग रहा था कि ईशान ही वह व्यक्ति नहीं था जिसने मगरमच्छ से निपटा था। सेनगोकू को विश्वास नहीं हो रहा था कि ईशान की इस मामले में कोई संलिप्तता नहीं थी। ऐसे ही एक नाजुक मोड़ पर 2 7 सरदारों को लगातार उनकी उपाधियां छीन ली गईं, जिससे सेनगोकू के लिए सिरदर्द बन गया। 7 सरदार मरीन के लिए एक जरूरी हथियार थे और ठीक उसी समय जब सेनगोकू व्हाइटबियर्ड के दल के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रहा था, उनमें से 2 मारे गए। अब इन दोनों शिचिबुकाई के पद खाली थे और अभी तक कोई प्रतिस्थापन नहीं मिला था। नतीजतन सेनगोकू सचमुच ईशान से सावधान हो गया। हालांकि उन्हें पता था कि व्हाइटबर्ड का दल ब्लैकबर्ड टीच को ले गया है, फिर भी सेनगोकू ने इयान की गतिविधियों पर निगरानी कम करने की हिम्मत नहीं की। बेशक यह निगरानी गुप्त रखी गई थी और पकड़े जाने से बचने के लिए वे दूर से ही उसका पीछा करते रहे। लेकिन इसी निगरानी के कारण ही वे ईशान का पता नहीं लगा पाए और पूरे 1 हफ्ते तक उसका कोई पता नहीं चला। इस हफ्ते सेनगोकू का दिल उसकी सांसों में डूबा हुआ था। इयान के पिछले रास्ते के आधार पर सेनगोकू ने अनुमान लगाया कि वह गेको मोरिया के इलाके में जा सकता है। अगर कुछ गड़बड़ हुई और गेको मोरिया इसमें शामिल हो गया
तो सेनगोकू सचमुच बहुत परेशान हो जाएगा। अब आखिरकार ईशान फिर से प्रकट हुआ, लेकिन उसका रास्ता अचानक बदल गया। हैरान होते हुए भी सेनगोकू राहत की सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाया। हालांकि इससे पहले कि वह पूरी तरह से शांत हो पाते, संचार अधिकारी ने हिचकिचाते हुए बताया, लेकिन फ्लीट एडमिरल सेनगोकू, एक और दबावपूर्ण मुद्दा है। यह क्या है? सेनगोकू तुरंत सतर्क हो गया। हाल ही में रेड हेयर पायरेट्स, जिन्होंने अचानक अपना रास्ता बदल दिया और चले गए, वे भी सेंट पॉपुलर की ओर जा रहे थे और समय को देखते हुए वे पहले से ही करीब हो सकते थे। संचार अधिकारी ने चिंतित होकर कहा, यदि ब्लैक ड्रैगन ईशान जल्द ही सेंट पॉपुलर द्वीप नहीं छोड़ता है, तो वे बहुत जल्द रेड हेयर पायरेट्स का सामना कर सकते हैं। क्या क्या? यह खबर सुनते ही सेनगोकू की आंखें चौड़ी हो गईं और वह अपनी कुर्सी पर सीधा बैठने से खुद को रोक नहीं सका। ऐसा कैसे हो सकता है? सेनगोकू खड़ा हो गया और दर्द से अपना सिर पकड़ते हुए बोला, क्या यह महज संयोग है या यह योजनाबद्ध था? चारों सम्राट पूरी नौसेना के सबसे बड़े दुश्मन हैं। चाहे कोई भी योनको हो, उनकी गतिविधियां ध्यान देने योग्य हैं। आमतौर पर किसी योनको का शिचिबुकाई से मिलना कोई बड़ी बात नहीं होती। नौसेना द्वारा नियुक्त शिचिबुकाई ज्यादातर कुख्यात और विशिष्ट समुद्री डाकू होते हैं। उदाहरण के लिए, जयदेव और व्हाइटबियर्ड के बीच संबंध होना और शरद और मिहॉक के बीच दोस्ती होना सामान्य बात है। नौसेना को इन बातों की लंबे समय से जानकारी है और उसने इसमें कोई दखल नहीं दिया है। इसका ईशान और व्हाइटबियर्ड के समुद्री डाकू दल पर भी प्रभाव पड़ा, लेकिन इससे शिचिबुकाई के रूप में उनकी नियुक्ति प्रभावित नहीं हुई। दूसरे शब्दों में, भले ही शिचिबुकाई और चार सम्राटों के बीच रिश्ते और संपर्क हों, नौसेना उन्हें रोकने में असमर्थ है, उनके पास हस्तक्षेप करने की शक्ति का अभाव है। इसलिए भले ही उन्हें इसकी जानकारी हो, नौसेना केवल आंखें मूंद सकती है और दिखावा कर सकती है कि उसे यह नजर नहीं आ रहा है। इसके अलावा, चार सम्राटों और शिचिबुकाई के बीच के रिश्ते को शक्ति संतुलन के एक तरीके के रूप में देखा जा सकता है। इसलिए इस तर्क के अनुसार लाल बालों वाले शरद का ईशान से सामना होना कोई असामान्य बात नहीं होनी चाहिए। हालांकि किसी कारण से सेनगोकू को हमेशा इस बारे में एक बुरा पूर्वाभास होता है। नवनियुक्त शिचिबुकाई में से दो लोग ऐसे हैं जिन्हें सेनगोकू खतरनाक मानता है, एक है डोफ्लेमिंगो और दूसरा है ईशान। डोफ्लेमिंगो को किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है, उसका दुष्ट स्वभाव और सेलेस्टियल ड्रैगन के साथ संबंध उसे खतरनाक बनाते हैं। ईशान की बात करें तो कहानी अलग है। डोफ्लेमिंगो के उलट ईशान दुष्ट नहीं है, वह दयालु किस्म का है। हालांकि विडंबना यह है कि यही बात उसे सबसे खतरनाक बनाती है। अगर वह परोपकार से प्रेरित न होता, तो वह मैरी जॉयस में दिव्य ड्रैगन को मारने की हिम्मत नहीं कर पाता। ईशान ने मरीन्स में भर्ती नहीं लिया था, जिसका अर्थ था कि उसकी न्याय भावना नौसेना की तरह संयमित नहीं थी। इसके अलावा सबसे परेशानी वाली बात यह थी कि ईशान बहुत बुद्धिमान था। इसके परिणामस्वरूप वह पहला व्यक्ति बन गया जिसने विश्व के किसी कुलीन व्यक्ति को मार डाला और फिर भी अंततः शिचिबुकाई बन गया। शुरुआत में सेनगोकू ने इसी वजह से ईशान के शिचिबुकाई बनने का विरोध किया था। दशकों की सेवा के साथ एक अनुभवी नौसेना अधिकारी होने के नाते उसने अनगिनत तरह के लोगों का सामना किया था और लोगों को परखने की उसकी क्षमता हमेशा सटीक होती थी। वह इयान के बाहरी रूप में छिपे खतरे को भांप सकता था। जहां तक लाल बालों वाले शरद की बात है, वह न सिर्फ चार सम्राटों में से एक था, बल्कि कभी समुद्री डाकू राजा रघुनाथ देशमुख के दल का सदस्य भी था। रवि से उत्पन्न खतरा सिर्फ उसकी शक्ति में नहीं, बल्कि उसकी विचारधारा में भी था।
रोजर के दल के सदस्य के रूप में शरद के अनुभव ने भी उसे प्रभावित किया था। रोजर्स के दल को बिखरते हुए कई साल बीत चुके थे और रोजर्स की फांसी के बाद उनमें से ज्यादातर गुमनामी में खो गए थे। सिर्फ लाल बालों वाला शरद ही न सिर्फ दिखाई दे रहा था, बल्कि सम्राट के बराबर शक्ति का स्तर भी हासिल कर चुका था। इसलिए सेंगोकू की नजर में वह हमेशा यही मानता था कि शरद ही रोजर्स की इच्छा को आगे बढ़ा रहा है। शरद कई छिपे राज जानता था और सेंगोकू सोच में पड़ गया कि अगर शरद और ईशान मिल जाएं तो क्या असर होगा। इसी से उसे अशुभ पूर्वाभास हुआ। यह सिर्फ निराधार भय नहीं था, सेंगोकू का अंतर्ज्ञान हमेशा सटीक था और उसने इस पर भरोसा करना चुना। सेंगोकू को लगा कि अगर दोनों मिलते ही आपस में भिड़ भी जाएं तो कोई खास दिक्कत नहीं होगी। उसे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि कहीं वे लड़े नहीं, बल्कि बैठकर बातें करें। नहीं, ये नहीं चलेगा। मुझे तुरंत ईशान को कहीं और भेजना होगा, सेंगोकू ने मन ही मन सोचा। चाहे ये मुलाकात इत्तेफाक हो या न हो, बेहतर यही होगा कि उन्हें मिलने ही न दिया जाए। क्या सेंट पॉपुलर द्वीप पर हमारे कोई सीपी एजेंट हैं? सेंगोकू ने तुरंत अपना सिर उठाया और मेजर कम्युनिकेशन ऑफिसर से पूछा। अधिकारी ने एक क्षण के लिए हिचकिचाते हुए उत्तर दिया, ऐसा प्रतीत होता है कि सेंट पॉपुलर द्वीप पर CP-6 का एक सदस्य सक्रिय है, लेकिन फ्लीट एडमिरल, आप जानते हैं कि वे विश्व सरकार के अधिकार क्षेत्र में हैं और हमारा उन पर कोई सीधा अधिकार नहीं है। इसे मेरी चिंता रहने दो, सेंगोकू ने कहा। मैं विश्व सरकार से बात करूंगा। तुम्हारा काम द्वीप पर CP-6 एजेंट से संपर्क करना और उन्हें ईशान को ढूंढने के लिए कहना है और उसे जल्दी से मारिनफर्ड आने के लिए कहना है। थोड़ी देर रुकने के बाद सेंगोकू ने आगे कहा, हाँ, उनसे कहो कि वे उसे सूचित करें कि वह जल्द से जल्द आकर पैसिफिस्टाओं का स्वागत करे। सच तो यह है कि सेंगोकू पैसिफिस्टा के साथ इस मामले को जितना हो सके टालने को तैयार था। समुद्री विज्ञान इकाई जर्म की तकनीक हासिल करने के लिए एक समझौता करना चाहती थी, लेकिन सेंगोकू को डर था कि पैसिफिस्टा को इयान के हाथों में छोड़ना शायद ठीक न हो। इसलिए उसने ईशान से संपर्क करने से परहेज किया था और उसे यह भी उम्मीद थी कि ईशान मरीनफर्ड नहीं आएगा। हालांकि इस समय ईशान को लाल बालों वाली शरद से मिलने से रोकने के लिए सेंगोकू इतना संकोच नहीं कर सकता था। अधिकारी ने सलामी दी और तुरंत कमरे से बाहर चला गया। संचार अधिकारी के चले जाने के बाद सेंगोकू अपनी कुर्सी पर धीरे से बैठ गया और बगल में बैठी उस छोटी भेड़ को सहलाने लगा जो उस समय कागज का एक टुकड़ा चबा रही थी। उसने आह भरते हुए कहा, ये बहुत उथल-पुथल भरा समय है। इस समय सेंगोकू को सचमुच लगा कि उसकी उम्र उस पर हावी हो रही है और वह कुछ हद तक असहाय महसूस कर रहा था। सेंगोकू ने सेंट पॉपुलर द्वीप पर CP-6 एजेंट को नौसेना का संदेश पहुंचाने के लिए भेजा था। हालांकि सेंगोकू को अंदाजा नहीं था कि CP-6 एजेंट पूरी बात बिगाड़ देगा। देन मुशी की रेडियो तरंगों के जरिए संदेश तेजी से पहुंचा। जैसे ही ईशान और उसका समूह सेंट पॉपुलर द्वीप पर एक शराब खाने में बैठकर पानी पीने और समुद्री ट्रेनों के शेड्यूल के बारे में पूछताछ करने की तैयारी कर रहे थे, CP-6 का सदस्य उनके सामने प्रकट हुआ। चूंकि CP-6 CP-9 जितना गुप्तचर नहीं था, इसलिए जनता उन्हें विश्व सरकार के खुफिया संगठन का हिस्सा मानती थी। हालांकि CP-6 के एजेंट अपनी उपस्थिति के उजागर होने से चिंतित नहीं थे। विश्व सरकार के अधिकारी होने के नाते वे काले सूट, काली टोपी और टाई पहने हुए दिखाई दिए, जो सरकारी अधिकारियों की मानक छवि प्रस्तुत कर रहे थे। उनके विशिष्ट व्यवहार के कारण जैसे ही वे प्रकट हुए, शराब खाने में मौजूद लोगों ने उन्हें तुरंत पहचान लिया, जिससे आधे शराब